नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना, आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में महापूजा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में भगवान विठ्ठल और देवी रुक्मिणी के मंदिर में आज महापूजा की। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ भगवान विठ्ठल के मंदिर में 2:30 बजे पूजा की और भगवान से महाराष्ट्र और देश को कोरोना वायरस से मुक्त बनाने तथा राज्य में किसानों को शांति एवं समृद्धि देने की प्रार्थना की। उनके बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे भी धार्मिक समारोह में मौजूद थे। वारकरी दंपति विठ्ठल बाधे और अनुसाया बाधे को भी मुख्यमंत्री के साथ अनुष्ठान करने का अवसर मिला। सामान्य समय में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लाखों वारकरी आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर के मंदिर पहुंचते हैं। हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की वार्षिक वारी तीर्थ यात्रा को रद्द कर दिया है। मुंबई से 350 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर नगरी में लोगों को जमा होने से रोकने के लिए पंढरपुर में मंगलवार से कर्फ्यू लगा हुआ है। पुणे शहर में 10,000 से अधिक लोग कोरोना मुक्त हुए। पुणे शहर के कुल 10,491 कोरोना प्रभावित मरीज अब तक घर लौट चुके हैं और कुल मरीजों की तुलना में 61% है। मंगलवार को कोरोना के रोगियों की संख्या 486 से बढ़कर 17,228 हो गई। दिन के दौरान कुल 522 लोगों को रिहा किया गया। विभिन्न अस्पतालों के 350 रोगियों की हालत गंभीर है और दिन के दौरान कुल 25 मरीजों की मौत हो गई है, तो वास्तव में सक्रिय रोगियों की संख्या 6,134 है। शहर में 486 नव पंजीकृत सकारात्मक रोगियों में से मंगलवार को रात 9 बजे तक 14 को ससून अस्पताल में, 256 को नायडू सहित विभिन्न नगर पालिका अस्पतालों में और 216 निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इलाज करा रहे मरीजों में से 350 की हालत गंभीर है। इनमें से 59 मरीज वेंटिलेटर पर है और 291 मरीजों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुणे नगर निगम आज रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करेगा। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नगर निगम आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट आयोजित करेगा। इसके लिए शहर में 1 लाख किट दाखिल की गई है। पहले चरण में निगम डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों और कोविड केयर सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को परीक्षण करेगा। शहर में कोरोना की संख्या काफी वृद्धि हुई है। संदिग्धों के नमूने लेने के बाद उनकी रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। इसीलिए 7,000 से 8,000 लोग जिन्होंने परीक्षण के नमूने लिए उन्हें एक ही समय में अलग अलग करना होगा। पीड़ितों की संख्या बढ़ने की आशंका देखते हुए नगरपालिका ने केंद्र द्वारा अनुमोदित रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करने का फैसला किया है, जो संदिग्ध के निकट संपर्क में आए व्यक्तियों की तत्काल जांच के लिए है। एनएमसी ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए की 1 लाख किट खरीदी है। किट शहर में आ गई है और आज ही उपलब्ध होगी। इस बीच इस किट की प्रस्तुति स्वास्थ्य विभाग के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजलि सबने ने जल्द से जल्द परीक्षण तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुणे के लॉकडाउन के नियम कायम रहेंगे। राज्य सरकार ने तालाबंदी को 31 जुलाई तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि उसी समय नगर आयुक्त को शहर के बारे में निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। इसीलिए नगर आयुक्त ने शहर में तालाबंदी को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में एक आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा। नगर आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने सूचित किया है। इस बीच उन्होंने कहा कि पुणे में कोई नया नियम लागू नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि किसी भी व्यवसाय की अनुमति या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दुकान का समय, कर्फ्यू, दुकान के नियम, यात्री आयातात के नियम सभी जैसा है वैसा ही रहेगा। नए नियम क्षेत्रों की घोषणा आज की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन पहले 17 जून को घोषित किया गया था। हालांकि तब से लगभग 65% मरीज शहर के कंटेनमेंट जोन के बाहर पाए गए, जिससे शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान में शहर में 73 क्षेत्र है और शहर का क्षेत्रफल लगभग 6.5 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि पिछले 15 दिनों में रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इसके जोन 100 तक जाने की संभावना है। महावितरण आयोग ने मेगा भर्ती का निर्णय लिया। जबकि हजारों श्रमिक लगातार 10 से 12 वर्षों से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं, महावितरण ने उन्हें 7000 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट पावर वर्कर्स यूनियन ने इसका विरोध किया है। यह मांग की गई है कि इस भर्ती में पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने घोषणा की कि 23 जून को महावितरण 7000 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें संविदा कर्मियों का भी जिक्र नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश खरात, जो देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि महावितरण में पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है। ये कार्यकर्ता लगातार 10 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्हें स्थायी कर्मचारियों का कोई अधिकार या लाभ नहीं मिलता, लेकिन काम उनसे ज्यादा करना पड़ता है। विद्युत कनेक्शनों की मरम्मत करते समय रुक रुक कर हुए तूफान में 12 ठेका श्रमिक मारे गए। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके विपरीत सरकार इन श्रमिकों को उनकी सही नौकरियां से वंचित कर रही है। अब भर्ती में इन श्रमिकों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव है, वे पहले से ही काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि योग्य भी है। इसीलिए अनुबंध श्रमिकों की भूमिका यह है कि उन्हें काम पर रखा जाना चाहिए। पुणे नगर निगम को पीएम केयर फंड से 13 वेंटिलेटर मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पुणे नगर निगम को पीएम केयर फंड ट्रस्ट से 13 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 4 वेंटिलेटर आरटीओ के पास पीएमसी चलाने वाले नायडू अस्पताल को सौंप दिए गए हैं। पीएमसी ने अनुमान लगाया है कि पुणे में रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण भविष्य में आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या घट जाएगी। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार अब तक कोरोना वायरस के सकारात्मक रोगियों की कुल संख्या 16,742 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 9,929 ठीक हो चुके हैं, जबकि 618 की मौत हो चुकी है। अभी भी विभिन्न अस्पतालों में 6,195 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 333 गंभीर मरीज शामिल हैं, जिनमें से 61 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। पुणे शहर में अब तक 1,12,041 लोगों का परीक्षण किया गया है। पीएम केयर फंड से भारत में निर्मित वेंटिलेटर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार से 275 वेंटिलेटर मिले हैं। पुणे में अब तक 13 वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं। नाट्य प्रेमियों के लिए खुश खबर, नाट्यगृह शुरू होने की तारीख तय हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय एक पोस्टर और एक वीडियो क्लिप की चर्चा हो रही है। लॉन्च प्रयोग। अपने पसंदीदा नाट्यगृह में रविवार 12 जुलाई 2020 इस पोस्टर ने कई लोगों की भौवें चढ़ा दी है। हालांकि यह संतुष्टिदायक है कि नाटक शुरू होगा। ये पोस्टर और क्लिप भी दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार फिर यह लॉन्च 12 जुलाई 2020 को आपके पसंदीदा और निकटतम थिएटर में एक मजबूत प्रविष्टि के साथ शुरू हो रहा है। पुणे में कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन बढ़ाने पर सफल शोध। कोरोना संक्रमण सीधे श्वसन से संबंधित है। अक्सर गंभीर स्थिति में रोगियों को कृत्रिम ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। इसलिए अस्पतालों की गहन देखभाल इकाइयों के साथ साथ ऑपरेशन थिएटरों में ऑक्सीजन संरक्षण इकाइयों की आवश्यकता है। ऐसे परिदृश्य में पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने डिवाइस बढ़े हुए ऑक्सीजन उपकरणों पर सफलतापूर्वक शोध किया है। एनसीएल के इंजीनियरिंग विभाग के एक वैज्ञानिक डॉक्टर उल्लास खारुल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। डॉक्टर खारुल ने कहा, कोरोना वर्तमान में दुनिया भर में और पूरे देश में संकट पैदा कर रहा है। मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या भी अधिक है। इसीलिए हमने कम से कम समय में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की चुनौती स्वीकार की है।
कुछ ही समय में हमने 10 यूनिट का उत्पादन किया है। यह पौधा हवा में ऑक्सीजन को इकट्ठा और समृद्ध करता है। पहले 50 पौधों का अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं वाले रोगियों के लिए नायडू संक्रामक रोग अस्पताल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तुरंत बदले अपने फेसबुक का पासवर्ड। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वायरस वाले ऐप बड़ी परेशानी बन गए हैं। वहीं अगर आप एक फेसबुक यूजर है और फोन से फेसबुक चलाते हैं तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। रिसर्चर्स ने गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे 25 खतरनाक एंड्रॉयड ऐप्स की पहचान की है जो यूजर के फेसबुक पासवर्ड को चोरी करके डेटा एक्सेस कर रहे हैं। चिंता की यह बात है कि इन ऐप्स को दुनिया भर के 23 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मलिशियस ऐप खुद को स्टेप काउंटर, वॉलपेपर या मोबाइल गेम जैसे ऐप्स के तौर पर पेश करते हैं। इन ऐप्स की आड़ में रिमोट लोकेशन पर बैठे हैकर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने शिकार के फोन और फेसबुक अकाउंट के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। गूगल ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस ऐप्स को फिलहाल प्ले स्टोर से हटा दिया है। अभी यह नहीं पता चल सका है कि हैकर्स चोरी किए गए यूजर्स और पासवर्ड्स का क्या करते हैं। हालांकि पहले ही इसी प्रकार की हैकिंग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यूजर के इन लॉगिन डिटेल्स को हैकर डार्क वेब पर दूसरे साइबर क्रिमिनल को बेचकर मोटी कमाई करते हैं। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में बढ़ोतरी। सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या से 1,20,000 अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से कोविड महामारी के रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रहे हैं और 60% के आसपास पहुंच गए हैं। 3,34,000 से अधिक रोगी इलाज से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 की नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह की 1,049 प्रयोगशालाएं केवल कोविड-19 के मामलों की परीक्षण कर रही है। इनमें 761 सरकारी क्षेत्र में और 288 निजी क्षेत्र में है। कोविड रोगियों के परीक्षण में भी तेजी आई है और पिछले 24 घंटों में 2,10,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश भर में अब तक 86 लाख से अधिक कोविड रोगियों के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ऊर्जा मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं दी गई। जून के महीने में बिजली बिल के कारण बिजली उपभोक्ताओं को पसीना आ रहा है। हालांकि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने इन बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पहल की है। विभिन्न मोर्चों पर नितिन राउत ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है और अगर पूरे बिजली बिल का भुगतान एक साथ किया जाता है तो 2% की छूट दी जाएगी। नितिन राउत ने मंगलवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। ऊर्जा मंत्री की घोषणा से हैरान बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी, इसीलिए औसत बिजली की खपत के अनुसार अप्रैल और मई में बिजली बिल जारी किए गए थे। हालांकि इस अवधि के दौरान महावितरण की अपील के अनुसार जो ग्राहक अपने यहां मीटर रीडिंग भेजते हैं उन्हें वास्तविक बिजली की खपत के अनुसार बिल भेजा जाता है। अब राज्य में ज्यादातर जगहों पर मीटर रीडिंग लेने की प्रक्रिया जून में शुरू हो गई है। मीटर रीडिंग को मार्च के बाद पहली बार जून में लाइव किया जा रहा है। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने बारिश के मौसम में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपाय बताए हैं। मानसून के दौरान जलवायु परिवर्तन कई बीमारियों का कारण बनता है। इनमें मच्छरों, बुखार, डेंगू और मलेरिया से फैलने वाली बीमारियां शामिल है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए
कुछ उपाय किए हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार मानसून के दौरान सर्दी, खांसी, गले में खराश और छींकने जैसी समस्या होती है। खाने की आदतों को बदलने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है तो बीमारियों को रोका जा सकता है। आमतौर पर बीमारियों से बचाव के लिए बारिश के मौसम में हल्दी वाला दूध पीने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अगर आप खांसी, जुकाम, गले में खराश जैसी साधारण समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको हर रोज हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। नाक को साफ करने और सिर दर्द से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी में पुदीना या विक्स डालकर भाप ले सकते हैं। आप गर्म पानी में लेमन ग्रास ऑयल, ट्री ऑयल भी मिला सकते हैं। चीन ने दी भारत को आर्थिक युद्ध की धमकी। पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है। इसके बाद 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारत ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। भारत ने सोमवार को 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन को चौंका दिया है। इससे चीन परेशान है। चीन के राज्य संचालित मीडिया ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध की चेतावनी दी है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के अखबार के अनुसार परिणाम भयावह हो सकते हैं। भारत के फैसले ने चीनी निवेशों और व्यापारियों का विश्वास चकनाचूर कर दिया है। टिकटॉक बंद होने के बाद चिंगारी को मिली पसंदी। मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तब से भारतीय उपयोगकर्ता ने बड़ी संख्या में चिंगारी ऐप डाउनलोड किया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद से लगभग 3 मिलियन लोगों ने चिंगारी ऐप डाउनलोड किया है और ऐप को हर घंटे 2 मिलियन बार देखा जा रहा है। भारत चीन सीमा संघर्ष के बाद देश में चीन विरोधी भावना है। उसी विरोध में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या खास बात है कि भारतीयों ने टिकटॉक पर अपना मुंह फेर लिया है और बड़ी संख्या में मोबाइलों में चिंगारी ऐप स्थापित किया है। इस ऐप को अब तक लगभग 3 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप को पिछले साल बैंगलोर के प्रोग्रामर नायक और सिद्धार्थ गौतम ने बनाया था, जो अब गूगल प्ले स्टोर में सबसे ऊपर है। इस ऐप ने डाउनलोड करने के मामले में दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है। चिंगारी ऐप को डोकलाम से भी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उम्मीद है कि भारत सरकार स्थिति की वास्तविकता को समझेगी और मौजूदा संकट को आग में डालने से रोकेगी। चीन ने धमकी दी है। डोकलाम विवाद के दौरान भारत को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उस समय द्विपक्षीय संबंधों में तुरंत सुधार हुआ था, लेकिन चीन ने यह भी धमकी दी है कि अगर द्विपक्षीय संबंध और बिगड़ते हैं तो भारत आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक का जन्मदिन को कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में हरित क्रांति लाने में वसंतराव नाईक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुंबई हरित क्रांति के प्रणेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की जयंती को महाराष्ट्र में कृषि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि कृषि के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को याद किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई को वसंतराव नाईक की जयंती के अवसर पर कृषि दिवस घोषित किया है। यह दिन पूरे राज्य में विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। वसंतराव नाईक ने बताया कि कैसे महाराष्ट्र कृषि संबंधी मुद्दों से निपटकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने 1965 में कहा था, अगर महाराष्ट्र 2 साल में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं है तो मैं खुद फांसी दूंगा। कृषि के क्षेत्र में वसंतराव नाईक के योगदान को सम्मानित करना। वसंतराव नाईक ने उस समय के सीमित संसाधनों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके राज्य में कृषि क्रांति लाई थी। राज्य में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। कोकण और गोवा में विरल स्थानों पर भारी बारिश हुई। उत्तरी महाराष्ट्र से कर्नाटक तक तट के साथ एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसीलिए राज्य में अगले 2 दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोकण में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों में कोकण में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। कोकण के रायगढ़ जिले में 2, 3 और 4 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। 1 से 3 जुलाई तक सिंधुदुर्ग,
रत्नागिरी जिले में भारी बारिश की संभावना है। 2 से 4 जुलाई तक पालघर, ठाणे और मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जुलाई को पुणे और सतारा जिलों के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।